दोस्तों नमस्कार, प्रवीण जीएस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप पांडे। हम एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की यूनिट 10 की तैयारी आपको करा रहे हैं। इसमें हमने आपको पहले एक वीडियो बनाया हुआ था निर्वाचन आयोग के संबंध में, उसमें जानकारी दी। आज हम संघ लोक सेवा आयोग के बारे में जानेंगे कि संघ लोक सेवा आयोग क्या है। संघ लोक सेवा आयोग वही है, बेसिक सी भाषा में आप जो जानते हैं, कैसे कलेक्टर के पदों पर नियुक्ति होती है या एसपी का पद मिलता है जिसे पुलिस अधीक्षक कहा जाता है। इन पदों पे वो भर्ती कराती है संघ लोक सेवा आयोग। इतना आप लोग बेसिकली सभी लोग जानते हैं जो तैयारी कर रहे हो और जो ना कर रहे हो। लेकिन अब हमें तैयारी के हिसाब से पढ़ना है क्योंकि एमपीपीएससी में ये महत्वपूर्ण चैप्टर हो जाता है और इससे कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, 1 या 2 नंबर से वरी कर जाते हैं। तो आइए हम संघ लोक सेवा आयोग के बारे में देखते हैं कि एक्चुअली में संघ लोक सेवा आयोग क्या है। संघ लोक सेवा आयोग भारत में सर्वोच्च पदों पर नियुक्ति करता है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ पे है? नई दिल्ली में। ये एक बेसिक फैक्टर है जो आपको पता होना चाहिए कि ये करता क्या है। ये यहाँ पे संघ लोक सेवा आयोग, इसका मुख्यालय जो है दिल्ली में है। इसके बारे में हम जान लेते हैं। अब इसके एक ऐतिहासिक घटनाक्रम के बारे में जानते हैं कि एक्चुअली में ऐतिहासिक घटनाक्रम क्या है। क्योंकि देखिए ये जानना बहुत आवश्यक होता है कि जब कोई भी चीज की शुरुआत हुई है, ऐतिहासिक घटनाक्रम, जब भी किसी भी चीज के बारे में हम जान रहे हैं तो उसकी शुरुआत कब हुई, कैसे हुई और कैसे वो आगे बढ़ा, इसके बारे में हमें समझना सख्त आवश्यक होता है। तो दोस्तों आज हम देखेंगे इसके ऐतिहासिक घटनाक्रम के बारे में। सबसे पहले इस चीज के बारे में समझो कि लोक सेवा होती क्या है। लोक सेवा वह सेवा है जो जनता से सीधे तरीके से जुड़ी होती है। जनता से जुड़ी हुई चीजें जैसे शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य हो गया, सिंचाई हो गई, सड़क हो गई, बिजली हो गई, इन सभी का संचालन होना है, इन सभी पर नियंत्रण स्थापित करना है और ये सारी चीजें सभी लोगों को व्यवस्थित रूप से पहुंच सके, ऐसी व्यवस्थाओं के साथ पहुंच सके। क्योंकि सरकार का काम है नीतियों को बनाना और नीतियों को कार्यान्वित करना लोक सेवकों का कार्य होता है। इन्हीं लोक सेवकों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा की जाती है। ऐसे ही क्या होता है, भारत में ब्रिटिश शासन चलता रहता है। ब्रिटिश शासन के संचालन के दौरान क्या होता है, उन्हें लोक सेवकों की जरूरत पड़ती है। तो लोक सेवकों की नियुक्ति के संबंध में सबसे पहले ब्रिटिश सरकार ने चीज शुरू किया हुआ था। भारत में कंपनी का शासन चल रहा था। किसका शासन चल रहा था? कंपनी का शासन चल रहा था। कंपनी ने क्या किया, लोक सेवकों की भर्ती करना चालू की। ये लोक सेवक जो हुआ करते थे, ये लोक सेवक क्या करते थे, कंपनी के अधीन काम क्या करते थे और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होते थे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और हैलीबेरी कॉलेज, कौन सा कॉलेज था? हैलीबेरी, ये हैलीबेरी कॉलेज था। इसके द्वारा क्या होता है, कॉलेज के द्वारा एक चयन समिति का गठन किया जाता था। वो ऐसे योग्य अभ्यर्थियों का चयन करते थे जो लोक सेवक के रूप में कंपनी के अधीन रहते हुए भारत में अपनी सेवाएं दे सकें। कहा जाता है कि जो लोक सेवा है और इस लोक सेवा का जनक जिसको कहा जाता है वो कॉर्नवालिस को कहा जाता है। कॉर्नवालिस वो व्यक्ति है, कौन है? कॉर्नवालिस वो व्यक्ति है जिन्हें लोक सेवा का जनक कहा जाता है। किसको? कॉर्नवालिस को क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। इन्होंने भारत में 1886 से लेके 1893, कब? 1786 से लेके 1793 के बीच में इन्होंने भारत में क्या किया है? गवर्नर के रूप में कार्य किया है। साथ में ये 1805 में दोबारा से भारत के गवर्नर जनरल बन के भारत के आए हुए थे। तो कौन आए थे? कॉर्नवालिस आए हुए थे। तो इनको क्या कहा जाता है? लोक सेवा का जनक कहा जाता है। लोक सेवकों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती थी? पहले हैलीबेरी कॉलेज में और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की एक कमेटी के माध्यम से इनकी नियुक्ति की जाया करती थी। ठीक है, तो अब आ जाते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, कंपनी में थोड़े से चेंजेस करने की आवश्यकता महसूस हुई। ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति करने की आवश्यकता हुई जो ज्यादा तरीके से समर्पित रहे और पारदर्शिता से कार्य करते रहे। इसी को ध्यान में रखते हुए क्या हुआ, 1853 का एक चार्टर्ड एक्ट आता है। इस चार्टर्ड एक्ट के तहत 1853 में चार्टर एक्ट का आता है। इसी चार्टर एक्ट के तहत 1854 में, कब? 1854 में। ये बिल्कुल स्पेसिफिक डाटा है, आप इसको याद करिए और रखते जाइए। 1853 में चार्टर एक्ट आता है। इसी चार्टर एक्ट के तहत प्रतियोगी परीक्षाओं के तहत शासकीय सेवकों की भर्ती का प्रावधान रहता है। इसी समय क्या होता है, इस चार्टर अधिनियम के तहत 1854 में मैकाले, लॉर्ड मैकाले कौन रहते हैं? लॉर्ड मैकाले क्या होते हैं? अनुशंसा करते हैं। क्या करते हैं? अनुशंसा करते हैं कि जो भारत में सिविल सेवकों की भर्ती की जानी है भारत के लिए, उसमें सिविल सेवकों की भर्ती जो की जानी है वो किसके माध्यम से हो? सिविल सेवकों की जो भर्ती की जानी है वो प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से हो। किसके माध्यम से हो? प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से हो। तो प्रतियोगी परीक्षा कराई जाएगी इसके माध्यम से। जैसे प्रतियोगी परीक्षा वही है जो अभी आप लोग दे रहे हैं, एमपीपीएससी के माध्यम से, व्यापम के माध्यम से, एसएससी के माध्यम से, मतलब परीक्षा का आयोजन किया जाए। जो सबसे योग्य व्यक्ति हो, जो परीक्षा में पास हो, उसकी अपन नियुक्ति करा दें।
तो ये कब आया? 1854 में आया। कौन लेके आया? मैकाले ने अनुशंसा की सिविल सेवकों की भर्ती करें, प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से करें। इनकी अनुशंसा के आधार पर 16 जुलाई, कब की बात कर रहे हैं बेटा अपन? 16 जुलाई की बात करते हैं। 16 जुलाई 1855 की बात कर लेते हैं। 16 जुलाई 1855 को पहली बार सिविल सेवकों के लिए क्या होती है? इनकी भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जाता है। सिविल सेवकों के लिए प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। क्या किया जाएगा? प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। और ये आयोजन कहाँ पे किया गया? ये लंदन में किया गया। तो 1855 में 16 जुलाई 1855 को सिविल सेवकों की भर्ती के लिए पहली बार प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया गया। और ये कहाँ पे किया गया? लंदन में किया गया। जब पहली बार प्रतियोगी परीक्षाओं की आयोजन किया गया, उस समय पे जो अभ्यर्थी हुआ करते थे, इसमें जो छात्र जो पार्टिसिपेट किया करते थे, उनके लिए एज का निर्धारण किया गया था, जो एज थी 18 से 23 वर्ष। 18 से 23 वर्ष तक का व्यक्ति जो हुआ करता था, जो छात्र हुआ करता था, वो सिविल सेवक भर्ती परीक्षा के लिए क्या होता था? योग्य होता था। अब धीरे से क्या हुआ? इसमें चेंजेस आने शुरू हुए। 1855 से 1860 का समय आता है। कब का समय आता है? 1860 का। ये न्यूनतम एज हुआ करती थी, ये अधिकतम एज हुआ करती थी। जैसे वर्तमान में अभी न्यूनतम एज 21 वर्ष है, अधिकतम एज 40 वर्ष है ना, एमपीपीएससी के मामले में। यूपीएससी के मामले में अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग एज दी गई है। 32 से जनरल को, 36 से ओबीसी को दी गई है, 40 से एससी के लिए दी गई है। इस तरीके से बांटी है। ऐसी क्या होती थी? उसमें न्यूनतम अधिकतम एज का निर्धारण कर दिया गया। तो न्यूनतम एज क्या कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई। अधिकतम वर्ष कितनी कर दी गई? 23 वर्ष कर दी गई थी। लेकिन क्या होता है? 1860 के समय में जो अधिकतम एज हुआ थी, उसको 22 वर्ष कर दिया गया। तब कितना कर दिया गया? 22 वर्ष कर दिया जाता है। फिर एक वर्ष और 1865 का समय आता है। 1865 में फिर अधिकतम एज को 21 वर्ष कर दिया जाता है। और उसके इसी 1865 में क्या कर दिया जाता है? 21 वर्ष कर दिया जाता है। और इसी के समय आता है 1866 का समय। 1866 में जो न्यूनतम एज हुआ करती थी 18 वर्ष, इसको 17 वर्ष कर दिया जाता है। अब प्रतियोगी परीक्षा में जो सिविल सेवक होंगे, जो सिविल सेवकों को जो पात्र होंगे, वो व्यक्ति होंगे जो 17 साल से लेके 21 वर्ष के उम्र के होंगे। ठीक है कि 21 वर्ष से 27 से मतलब 17 वर्ष से लेके 21 वर्ष तक का छात्र क्या हो सकता था? सिविल सेवक के लिए पात्र हो सकता था। इसके लिए क्या हुआ? विरोध प्रदर्शन होता है। और वो विरोध प्रदर्शन कौन करते हैं? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी जो होते हैं, क्या होते हैं? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी क्या करते हैं? इसका विरोध करते हैं। इसका बहुत बड़ा विरोध करते हैं। एक आंदोलन चालू होता है। 1866 का समय रहता है, क्योंकि एज घटा दी जा रही है। इतनी कम उम्र में परिपक्वता कहाँ से आती है? इसको ध्यान में रखते हुए इन्हें सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने आंदोलन चालू किया। आंदोलन चालू करने के बाद क्या होता है? 1886 में, ये डेट है आपको याद रखनी है, 1886 में एक आयोग का गठन किया जाता है। किसका गठन किया जाता है? एचिसन आयोग। एचिसन आयोग कहा जाता है इसको, एचिसन आयोग। एचिसन आयोग से ये कहा जाता है कि जो हमने एज घटाई गई है छात्रों के लिए, वो सही है या गलत है। और भारत में और लंदन में दोनों जगह पे क्या है? प्रतियोगी परीक्षाओं की मांग की जा रही थी कि अब छात्र यहाँ से जो अयोग्य छात्र हुआ करते थे, कई की आर्थिक स्थिति सही सक्षम नहीं हुआ करती थी, तो फिर वो लंदन परीक्षा देने के लिए किस तरीके से जाएं। तो एक सुरेंद्रनाथ बैनर्जी का कहना ये था, और जो भी उस समय के राजनीतिज्ञ थे, उनका कहना ये था कि ये जो परीक्षाएं हैं उनको दोनों जगह आयोजित किया जाए, लंदन में भी और भारत में। दूसरा कारण ये था कि जो सिविल सेवकों की भर्ती होनी है, वो सिविल सेवक कार्य कहाँ करेंगे? भारत में कार्य करेंगे। तो ऐसे सिविल सेवकों को जो कि भारत के निवासी हों, भारत में रहते हों, उनको भी अवसर प्राप्त हो सके। तो ये कुछ बेसिक से रीजन थे, जिसके कारण ये कहा गया 1886 में, मतलब ये सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने आंदोलन चलाया। और आंदोलन चलाने के बाद एचिसन आयोग का गठन किया गया। और इसमें ये कहा गया इनसे कि आप इस बारे में हम अपने विचार विमर्श दीजिए कि दोनों जगह पे परीक्षाओं का आयोजन किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। साथ में आप ये बताइए कि जो एज हमने 17 से 21 वर्ष कर दी है, न्यूनतम एज 17 वर्ष, अधिकतम एज 21 वर्ष कर दी है, इसमें घटाया या बढ़ाया जाए या नहीं बढ़ाया जाए, इस बारे में इन्हें बात की जाती है। तो एचिसन आयोग ये कह देता है कि ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है, और रिपोर्ट सबमिट करने के बाद ये मना कर देता है, कहता है कि ना आप क्या करिए, सिर्फ लंदन बस में क्या है इस परीक्षा का आयोजन कराइए, भारत में कराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये एज जो होता है वो 18 से 23 वर्ष करने की बात कह देता है। कितनी कह देता है? 18 से 23 वर्ष करने की एज की बात ये कह देता है एचिसन आयोग। एचिसन आयोग पता ये जब गठित होता है 1886 का समय है। अब 1886 में आपको 1885 का घटनाक्रम याद आ ही रहा होगा, अभी चुनाव है क्योंकि कांग्रेस का गठन हुआ था। कांग्रेस के गठन के समय कौन थे अपने यहाँ पे? गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन। कौन थे? लॉर्ड डफरिन। तो लॉर्ड डफरिन का नाम याद रखना। तो एचिसन आयोग कब गठित हुआ था? लॉर्ड डफरिन के समय पे कार्यकाल में गठित हुआ था। किसने गठन किया था? लॉर्ड डफरिन ने एचिसन आयोग का गठन किया था।
फिर 1886 के बाद आता है 1911 का समय। देखिए अभी क्या है, लगातार सिविल सेवकों की भर्ती की जा रही है। सिविल सेवकों की भर्ती करने में क्या है, प्रावधानों में सुधार की आवश्यकता महसूस की गई थी। तो इसी के तहत क्या हुआ, 1911 में दोबारा से एचिंसन आयोग के बाद इस्लिंगटन आयोग का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? इस्लिंगटन आयोग का। इस्लिंगटन आयोग का गठन किया गया। तब गठन किया गया 1911 में इस्लिंगटन आयोग का गठन किया गया। और इनसे यह बात फिर वही पूछी गई जो एचिंसन आयोग से पूछी गई थी, वही इस्लिंगटन आयोग से पूछ ली गई कि आप बताइए कि जिस सिविल सेवकों की भर्ती की जा रही है इसकी परीक्षा भारत में आयोजित कराई जानी चाहिए और लंदन में आयोजित कराई जानी चाहिए एक साथ, की नहीं कराई जानी चाहिए। तो इस्लिंगटन आयोग ने क्या है, अपनी रिपोर्ट सबमिट करी और अपनी रिपोर्ट सबमिट करने के साथ इन्होंने कह दिया कि भारत में भी प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया जाना चाहिए और इसी के तहत सिविल सेवकों की भर्ती की जानी चाहिए। तो ये किसने कह दिया? 1911 में इस्लिंगटन आयोग ने कहा। तो 1911 का इस्लिंगटन आयोग हो जाता है, इसके द्वारा ये बात कह दी गई। इस्लिंगटन आयोग की बात को ध्यान में रखते हुए 1919 का चार्टर एक्ट आता है, इस्लिंगटन आयोग, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, 1919 का चार्टर एक्ट आता है। इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। 1961 इसको भारत शासन अधिनियम भी कहते हैं, आप चार्टर एक्ट कहते हैं, भारत शासन अधिनियम, ये भारत शासन अधिनियम के नाम से आया था। इसको भारत शासन अधिनियम के रूप में हम देख लेते हैं 1919 का। भारत शासन अधिनियम 1919 में जो इस्लिंगटन आयोग ने अनुशंसा की थी उसकी बात मान ली जाती है। मान लेने के बाद 1922 में, कब भैया? पहली बार 1922 में भारत में कहा, इलाहाबाद, कहाँ पे? इलाहाबाद, भारत में इलाहाबाद में प्लस लंदन में प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जाता है। किसका? प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अब प्रतियोगी परीक्षा में आयोजन कराने के साथ में एक बहुत अच्छी बात ये आ गई कि जितने भी सिविल सेवकों की भर्ती की जाएगी, जो सिविल सेवा देंगे हमारे यहाँ भारत में, उनमें जो कुल पद होंगे उन कुल पदों के 1/3 पदों पर भारतीयों की नियुक्ति की जाएगी। ये बात इन्हें ऐसी कह दी गई, ठीक है। जो उच्च पद हुआ करते थे सिविल सेवकों के, उन उच्च पद पर भारतीयों की नियुक्ति कितने प्रतिशत होगी? भारतीयों की नियुक्ति, इसकी भारतीयों की नियुक्ति 1/3 पदों पे होगी, ठीक है। ये किसकी? इस्लिंगटन आयोग की अनुशंसा के बाद ये 1922 में आयोजित किया जाने लगा। इसी के साथ भारत शासन अधिनियम आया और भारत शासन अधिनियम के तहत प्रावधान कर दिया गया कि जो उच्च पद हैं उनमें 1/3 पदों पर सिविल सेवकों के भारतीयों की नियुक्ति की जाएगी। इसी के तहत क्या आता है, 1923 का समय आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है आपके एग्जाम को लेके। 1923 में क्या होता है कि ली आयोग का गठन किया जाता है। किसका गठन किया जाता है? ली आयोग का गठन किया जाता है। ली आयोग फिर अनुशंसा करता है। ली आयोग अनुशंसा करेगा तो यहाँ पे 1926 में ये अपनी रिपोर्ट 1924 में अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है। ली आयोग का गठन 1923 में होता है, 24 में रिपोर्ट सबमिट करेगा। 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। क्या किया जाएगा? केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा, ठीक है। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। देखिए ये सब कुछ जो कुछ भी चल रहा है ये भारत शासन अधिनियम के अधीन चल रहा है। किसके अधीन चल रहा है? भारत शासन अधिनियम के अधीन चल रहा है। देखिए हर 10 वर्ष में भारत में कंपनी के अधीन कंपनी शासन करती रही। कंपनी के शासन करने के बाद 1857 की क्रांति होती है, 1858 का समय आता है। अब कंपनी से वो शासन वापस ले लेते हैं, ब्रिटिश सरकार के अधीन सारी चीजें चली जाती हैं। तो हर 10 वर्ष में भारत में क्या क्या संशोधनों की आवश्यकता है, क्या क्या सुधारों की आवश्यकता है, उसके लिए चार्टर्ड अधिनियम आते रहे, फिर उसके बाद भारत शासन अधिनियम आता रहा, ठीक है। तो ये जो भी कार्य किए गए 1922, 23 या 26 में, ये सब किसके अधीन किए जा रहे हैं? भारत शासन अधिनियम 1919 के अधीन किए जा रहे हैं, ठीक है। तो 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का ये गठन कर दिया जाता है। क्लियर है? अब ये बात आ जाती है यहाँ से केंद्रीय लोक सेवा आयोग गठन हो जाता है। पहली बार जब केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है तो इसके गठन के समय इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो रॉस बारकर होते हैं। कौन होते हैं? रॉस बारकर होते हैं। तो ये रॉस बारकर प्लस 4 सदस्य इसके अंतर्गत आते हैं। कितने सदस्य आते हैं? 4 सदस्य आते हैं। तो पहली बार 1926 में किसकी अनुशंसा पे? ली आयोग की अनुशंसा पे। किसके अनुशंसा पे? ली आयोग की अनुशंसा पे 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है, जिसके प्रथम अध्यक्ष रॉस बारकर रहते हैं और 4 अन्य सदस्यों की नियुक्ति इसमें कर दी जाती है। ऐसे ही तरीके से केंद्रीय लोक सेवा आयोग लगातार चलता रहता है। फिर हम आजाद हो जाते हैं। आजादी के समय भारत क्या होता है? 26 जनवरी 1950 को केंद्रीय लोक सेवा आयोग का नाम चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? 1950 के समय, 26 जनवरी 1950 के समय में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का नाम चेंज हो जाता है और इसका नाम कर दिया जाता है संघ लोक सेवा आयोग। क्या हो जाता है? संघ लोक सेवा आयोग इसका नाम हो जाता है।
और इसका मुख्यालय कहाँ, नई दिल्ली में बना दिया जाता है। ये पूरा ऐतिहासिक घटनाक्रम इसके संबंध में रहा है। अब हम केंद्रीय लोक सेवा आयोग और संघ, ये केंद्रीय लोक सेवा आयोग, अब संघ लोक सेवा आयोग हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग के संविधान में क्या प्रावधान है, हम उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। अपन को सारे अनुच्छेद और अनुच्छेद देखेंगे और जो भाग देखेंगे कि भाई किसमें संघ लोक सेवा आयोग के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, देखिए जो संघ लोक सेवा आयोग है वो एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था क्यों है दोस्तों, क्योंकि संविधान में उसका वर्णन किया गया है। देखिए दो प्रकार की संस्था है, एक संवैधानिक संस्था और एक सांविधिक संस्था। संवैधानिक संस्थाएं वो संस्था है जिनका वर्णन संविधान में किया गया है, और सांविधिक संस्था वो संस्था है जिस किसी विशेष विषय पर जब संविधान से अलग किसी विशेष विषय पर संसद क्या करती है, कानून पारित कर देती है और वो किसी अधिनियम के अधीन होकर कार्य करता है तो वो सांविधिक संस्था कहलाती है। मतलब किसी अधिनियम के तहत किसी संस्था का गठन किया गया हो तो वो सांविधिक संस्था है, और जिसका वर्णन संविधान में किया गया हो वो संवैधानिक संस्था है। इतनी सी बात है। तो अपन देख लेते हैं संघ लोक सेवा आयोग भारतीय संविधान के भाग 14 में 315 से लेके 323 तक इसके बारे में वर्णन किया गया है, जिसमें भाग 14 के अंतर्गत 315 से लेकर 323 तक इसमें अनुच्छेद, भाग 14 अनुच्छेद 315 से 323 तक इसके बारे में वर्णन किया गया है। और ये कैसी संस्था है, संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था है। कैसी संस्था है ये, एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था वो संस्थाएं होती हैं जिनका वर्णन किसमें दिया है, संविधान में दिया गया है, संवैधानिक संस्थाएं। ठीक है, संवैधानिक संस्था है ये। अब आ जाते हैं अनुच्छेद 315 के बारे में देख लेते हैं। अब हम यहाँ पे सारे अनुच्छेदों के बारे में बारी बारी से देख लेते हैं कि सारे अनुच्छेदों में क्या क्या है। अनुच्छेद 315 ये कहता है कि एक संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। ये एक संघ लोक सेवा आयोग के बारे में, गठन के बारे में बताता है। संघ लोक सेवा आयोग में कैसे गठन किया जाएगा इसके बारे में समझे। ये कहता है कि भारत में एक संघ लोक सेवा आयोग होगा। अनुच्छेद 315 ये कहता है, क्या कहता है अनुच्छेद 315, कि भारत में एक संघ लोक सेवा आयोग होगा एवं राज्यों में प्रत्येक राज्य में एक लोक सेवा आयोग का, राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। ये किसके अंतर्गत प्रावधान है, अनुच्छेद 315 के अंतर्गत है। ये केंद्र में क्या होगा, केंद्र में एक यूपीएससी होगी, ठीक है, और प्लस स्टेट में क्या होगी, एक स्टेट, प्रत्येक स्टेट में एक स्टेट पीएससी का गठन किया जाएगा। अब यदि इसी के अंतर्गत प्रावधान आता है कि अगर एक या एक से अधिक राज्य आपस में वार्तालाप करके, आपस में विधेयक पास करके या आपसी सहमति से यदि संयुक्त लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन, ठीक है, ये भी किस अनुच्छेद के अंतर्गत होगा, ये किसके अंतर्गत होगा, अनुच्छेद 315 के अंतर्गत होगा। इसको कहते हैं जेपीएससी। क्या कहते हैं, जेपीएससी, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो संयुक्त लोक सेवा आयोग के गठन के संबंध में प्रावधान किसमें, अनुच्छेद 315 में है। यूपीएससी के गठन के संबंध में किसमें, अनुच्छेद 315 में। स्टेट पीएससी के संबंध में, गठन के संबंध में 315 में है। अब क्या होगा, दो या दो से अधिक राज्य आपस में सहमति करते हैं और सहमति करने के बाद एक विधेयक लाया जाएगा। उस विधेयक को पास करने के लिए संसद में भेजा जाएगा। संसद उसको पास करेगी तो क्या हो जाएगा, फिर संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा और वो फिर परीक्षा का आयोजन कराई जाएगी। ऐसा एक आयोग हरियाणा एवं पंजाब, इसके लिए हरियाणा प्लस पंजाब के लिए जेपीएससी का गठन किया जा चुका है। ठीक है, संयुक्त लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है। और ये संयुक्त लोक सेवा आयोग जो होगा वो एक सांविधिक संस्था होगी। कैसी संस्था होगी भैया, सांविधिक संस्था होगी। क्यों, क्योंकि जब भी सांविधिक संस्था होगी, ठीक है, ये संवैधानिक संस्था नहीं होगी, सांविधिक संस्था होगी। क्या होगी, सांविधिक संस्था होगी। क्यों होगी, क्योंकि क्या होगा, जब कोई भी दो राज्य, केरल हो सकता है, केरल और तमिलनाडु कर लें, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ कर लें, तो जब इन लोग में आपसी सहमति बनेगी एक विधेयक लाया जाएगा और विधेयक कहाँ भेजा जाएगा, संसद में भेजा जाएगा। वो संसद फिर उसको पास करेगी तो एक अधिनियम कहलाएगा। उस अधिनियम के अधीन रहते हुए संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। जब संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा तब वो कौन संस्था कहलाएगी, सांविधिक संस्था कहलाएगी, ना कि संवैधानिक संस्था। क्लियर है। तो जब भी संयुक्त लोक सेवा आयोग के गठन के बारे में पूछे तो आप समझ जाइए कि वो एक सांविधिक संस्था है। ये बात क्लियर हो जाती है। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं अनुच्छेद 316 के बारे में देखते हैं। किसके बारे में देखेंगे हम दोस्तों, अनुच्छेद 316 के बारे में देखते हैं। इसमें गठन के बारे में दिया है और गठन के बारे में करेंगे तो गठन के बाद आएगा इसका कार्यकाल एवं नियुक्ति के संबंध में प्रावधान किया गया है। क्या क्या, कार्यकाल एवं नियुक्ति के संबंध में प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 316 के अंतर्गत इसके कार्यकाल के संबंध में प्रावधान है। कार्यकाल कितना होगा इसका, 6 वर्ष और 65 वर्ष की इसका कार्यकाल निर्धारित किया गया। कितना, 6 वर्ष और
65 संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष एवं 65 वर्ष होता है और इनकी नियुक्ति जो की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। इसमें ये स्पष्ट प्रावधान है कि देखो, संघ लोक सेवा आयोग जब प्रारंभिक अवस्था में जब ली आयोग की अनुशंसा में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की गई थी तो उसमें कितने सदस्य थे? एक अध्यक्ष था प्लस 4 सदस्य थे। कब की गई थी ये? 1926 में, ठीक है, जब ली आयोग के अनुशंसा पे केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। फिर जब संविधान के बाद संविधान में सदस्यों की संख्या के बारे में कोई भी स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन सामान्यतः 1985-86 से हम देखते आ रहे हैं 1985 और 86 से ये हम देखते आए हैं 1985 एवं 86 से हम ये देखते आए हैं कि इसमें संघ लोक सेवा आयोग में 1+10 सदस्यों के बारे में नियुक्ति की जाती है। कितने? 1+10 सदस्य रहते हैं। क्या किया जाता है? 1+10 सदस्य रहते हैं और उसके संबंध में एक योग्यता का प्रावधान कर दिया गया है कि इसमें आधे सदस्य, कैसे सदस्य? आधे सदस्य वो होंगे जिन्होंने 10 वर्ष तक केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन कार्य किया हो। इतना अनुभव रखने वाले व्यक्ति को ही क्या है? सदस्य के रूप में नामित किया जाएगा और नियुक्त किया जाएगा। सदस्य वो होगा जो 10 वर्ष तक क्या किया होगा? केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधीन उसमें क्या किया हो? कार्य किया होगा। तो आप ऐसे 10 वर्ष का अनुभव रखने वाले व्यक्ति को ही क्या किया जाएगा? संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में रखा जाएगा। 1985-86 से 1+10 सदस्यों का प्रावधान है। संविधान में कहीं पर भी स्पष्ट रूप से ये नहीं लिखा हुआ है कि संघ लोक सेवा आयोग में कितने सदस्य होंगे, इसके बारे में प्रावधान है नहीं। ठीक है, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक, फिर इसके बाद आ जाओ 317 अनुच्छेद 317 के बारे में हम देख लेते हैं। अनुच्छेद 317 के संबंध में प्रत्याग निलंबन के संबंध में, प्रत्याग प्लस निलंबन के संबंध में, प्रत्यागने से संबंध है, यह अपना इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन इसके अलावा इन पर अगर निलंबन किया जा रहा है, प्रत्यागा जा रहा है, 2-3 तरीके हैं जिसके द्वारा किया जा सकता है। इसका प्रावधान 317 में दिया गया है। यदि इनका निलंबन 3 आधारों पर किया जाता है, ये मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम है। ये कब होंगे? जब राष्ट्रपति की नजर में ऐसा पाया जाता है कि कोई भी सिविल सेवक का सदस्य जो है, लोक सेवा आयोग का जो सदस्य है अध्यक्ष है, वो मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से अक्षम है। मानसिक या शारीरिक रूप से कैसा है? अक्षम है। तो उसकी अक्षमता है यदि वो किसी लोक सेवा आयोग का सदस्य रहते हुए किसी दूसरी कार्य में कर रहा है जहां से उसको नियोजन में वेतन की प्राप्ति हो रही है। किसकी प्राप्ति हो रही है? वेतन की प्राप्ति हो रही है, तो भी उसके लिए क्या मान लिया जाएगा? उस पर प्रत्याग करा दिया जाएगा उसको, ठीक है, पद से हटा दिया जाएगा। तो यदि आपको वो मानसिक या शारीरिक रूप से असक्षम हो, अक्षमता हो, मानसिक एवं शारीरिक रूप से अक्षमता हो, अक्षम हो, ये किसकी नजर में होगा? राष्ट्रपति की नजर में होगा। अक्षमता हो, साथ में या कहीं पे नियोजन का वेतनिक नियोजन में कार्यरत हो, वेतनिक नियोजन कर रहा हो, जहां इसका सदस्य रहते हुए कहीं से उसको वेतन की प्राप्ति हो रही हो, या वो दिवालिया हो, किसी बैंक के द्वारा उसको दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, इन स्थितियों में उसके लिए निलंबित कर दिया जाता है। ठीक है, एक आता है इसमें एक और प्रावधान है जो कदाचार का प्रावधान है। इस कदाचार के आधार पर उसको प्रत्याग कराया जाता है। क्या कराया जाता है? प्रत्याग कराया जाता है। ये कौन के द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 145 में कदाचार के संबंध में प्रावधान दिया गया है। इसमें क्या होता है? एक सुप्रीम कोर्ट की कमेटी होती है। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी क्या करती है? उसकी जांच करती है। उस एक अनुच्छेद 145 में जो विधिक की प्रक्रिया दी गई है, उस प्रक्रिया को अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? जांच करेगा, और जांच करने के बाद क्या करेगा? अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा। रिपोर्ट किसको देगा? वो राष्ट्रपति को देगा, और राष्ट्रपति क्या होता है? उसकी सलाह को मानने के लिए क्या है? बाध्यकारी है, और इसकी बाध्यकारी सलाह के आधार पर सदस्य को क्या कर दिया जाता है? प्रत्याग करा दिया जाता है। और ये किसके आधार पर होता है? कदाचार के आधार पर होता है। ये राष्ट्रपति को हटाने के संबंध में, राष्ट्रपति सदस्यों को हटाने के संबंध में प्रावधान करता है। ठीक है, तो ये किसमें? अनुच्छेद 317 में। अनुच्छेद 318 के बारे में देख लेते हैं हम। क्या देखेंगे? अनुच्छेद 318। अनुच्छेद 318 में इनकी सेवा शर्तों के बारे में निर्धारण किया गया है कि इनकी सेवा शर्तें किस तरीके की होंगी, किस तरीके की ये सेवाओं का सृजन करेंगे। ठीक है, सेवा शर्तों का निर्धारण इनकी अनुच्छेद 318 के तहत प्रावधान किया गया है। 318 में राष्ट्रपति क्या करता है? इनकी नियुक्ति के पूर्व क्या करता है? इनकी सेवा शर्तों का निर्धारण कर देता है, और एक बार इनकी नियुक्ति हो जाती है फिर उसमें अलाभकारी परिवर्तन
नहीं किए जा सकते हैं। वो अनुच्छेद 318 के अंतर्गत होता है। अनुच्छेद 319 देखते हैं। अनुच्छेद 319 में इनकी पुनर्नियुक्ति के संबंध में प्रावधान है। किसके संबंध में है? पुनर्नियुक्ति के संबंध में। पुनर्नियुक्ति की इन्हें पात्रता नहीं है। किसकी नहीं है? पुनर्नियुक्ति की पात्रता नहीं है। अब इसके संबंध में समझ लेते हैं। संघ लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष होगा या सदस्य होगा, अध्यक्ष तो पुनर्नियुक्ति का पात्र है नहीं, लेकिन सदस्य जो होगा वो संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है, किसी राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। कौन बन सकता है? जो संघ लोक सेवा आयोग का जो सदस्य होगा, ठीक है ना। और राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं, अध्यक्ष रहते हैं, वो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य तो बन सकते हैं, लेकिन केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी भी सेवा में कार्य नहीं कर सकते। कहीं पे भी दोबारा उन्हें वेतन की वाली नियुक्ति नहीं प्राप्त होगी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अधीन। लेकिन संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कहीं पे पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं है। संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य किसी राज्य का अध्यक्ष बन सकता है जाके, ठीक है। और उसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य अध्यक्ष भी बन सकता है संघ लोक सेवा आयोग का। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य जो हो सकते हैं वो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अध्यक्ष बन सकते हैं। ये इसके में पुनर्नियुक्ति के संबंध में प्रावधान बताए गए हैं अनुच्छेद 319 के अंतर्गत, ठीक है। अनुच्छेद 320 के बारे में देख लेते हैं अपन। अनुच्छेद 320 ये आयोग के कार्यों के बारे में वर्णन करता है। आयोग के कार्यों का वर्णन किसके अंदर है? कार्यों का वर्णन के आयोग के जो कार्य है उसके बारे में वर्णन कौन करता है? अनुच्छेद 320 में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 320 के तहत आयोग क्या करता है? परीक्षाओं का आयोजन कराता है। विभिन्न सिविल सेवकों की भर्ती के संबंध में इसका कार्य है कि परीक्षाओं का आयोजन कराना। कभी सिविल सेवकों की नियुक्ति के संयुक्ति पदोन्नति स्थानांतरण के संबंध में क्या योग्यताएं रखनी चाहिए, उन योग्यताओं के संबंध में ये जानकारी प्रदान करता है। साथ में ये क्या करता है? इसके में जो 2 या 2 से अधिक राज्य हैं, उन राज्यों में जेपीएससी का गठन किया जाता है, संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया जा रहा है, तो उसकी प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में क्या करता है? नियम बना सकता है, उसकी परीक्षाओं का आयोजन करा सकता है। ये सारे कार्य किसके अंतर्गत करता है? अनुच्छेद 320 के तहत ये आयोग कार्य करता है। फिर अपन देख लेते हैं अनुच्छेद 321 के संबंध में प्रावधान। अनुच्छेद 321 में इसके कार्यों के विस्तार के वर्णन में है। कार्यों के विस्तार के बारे में वर्णन किया गया है। कार्यों के विस्तार से संबंध ये है, यदि राष्ट्रपति को या संसद को ऐसा लगता है कि संघ के कार्यों के क्षेत्र को बढ़ा दिया जाना चाहिए, तो इस शक्ति का अनुच्छेद 321 की शक्ति का प्रयोग करते हुए कार्यों के में इनके विस्तार किया जा सकता है। तो कार्यों के विस्तार के संबंध में अनुच्छेद 321 में प्रावधान है। अनुच्छेद 322 के तहत प्रावधान देख लेते हैं। अनुच्छेद 332 में इनकी सेवा शर्तों के बाद वेतन भत्ते वगैरह जो होते हैं, क्या होते हैं? वेतन भत्ते, सुविधाएं एवं पेंशन, सुविधाएं एवं पेंशन, इनके संबंध में प्रावधान किया गया है। तो वेतन भत्ते, सुविधाएं एवं पेंशन अनुच्छेद 322 के तहत है। इनका जो वेतन भत्ता दिया जाता है वो कहां से दिया जाता है? वो संचित निधि से दिया जाता है। कहां से दिया जाता है? संचित निधि से इनके वेतन भत्ते के संबंध में प्रावधान किया गया है। और ये अनुच्छेद 332 के अंतर्गत प्रावधानित होता है, ठीक है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 323। ये अनुच्छेद 323 है। इसके तहत ये अपना प्रतिवेदन प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को सबमिट करते हैं। ये प्रतिवेदन किसको देते हैं? अपना प्रतिवर्ष अपना राष्ट्रपति को क्या करते हैं? ये अपना प्रतिवेदन सबमिट करते हैं। इस प्रकार से ये हमने 315 से लेकर 323 तक के संवैधानिक प्रावधान देखे, जो संघ लोक सेवा आयोग के कार्य क्षेत्रों के बारे में बताता है, उनके बारे में सारी जानकारी हमें प्रदान करता है। भाग 14 के अंतर्गत इसका प्रावधान है। ये 315 से लेकर 323 तक इसके बारे में संबंध रहा है। अब देख लेते हैं हम इसकी शक्तियां, समझ लेते हैं इसकी शक्तियां क्या हैं। संघ लोक सेवा आयोग की जो शक्ति है, इसके पास एक सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त है। कैसी शक्ति प्राप्त है इसके लिए? सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त है। सिविल न्यायालय की शक्ति की प्राप्ति के तहत ये किसी भी नागरिक को समन जारी कर सकता है, किसी भी विभाग से किसी भी मामले पे जो जानकारी चाहता है उस जानकारी के संबंध में प्रतिवेदन मंगा सकता है, ठीक है। तो इसकी शक्तियां किसकी हुई? सिविल न्यायालय की हुई। ये सलाहकारी निकाय के रूप में भी कार्य करता है। किसके रूप में कार्य करता है? सलाहकारी निकाय के रूप में कार्य करता है। कैसी सलाह देगा? ये जब भी कोई प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन कराया जाता है, तो प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन कराने के संबंध में जो अधिकारियों की नियुक्ति हो जाती है, उन नियुक्ति वाले अधिकारियों के स्थानांतरण, वेतन के संबंध में स्थानांतरण करना, उनकी नियुक्ति करनी है, ठीक है, पदोन्नति करनी है, तो उसके संबंध में जो नियम बनाने हैं उसके नियम के संबंध में सलाह देता है। लेकिन आरक्षण देने के संबंध में ये कोई भी सलाह नहीं देता है। तो ये इसकी सलाहकारी निकाय के रूप में कार्य हो जाते हैं, शक्तियां हो जाती हैं।
इसके बाद हम देखते हैं संघ लोक सेवा आयोग के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए सबसे पहले जो कुछ अन्य तथ्यों के अंतर्गत ये बिंदु हम देख लेते हैं। अन्य तथ्य में, अन्य तथ्य के अंतर्गत आप बिंदु देख लीजिए। प्रारंभिक बिंदु के अंतर्गत जाते हैं हम। तो सब देखिए हमने देखा था कि जो प्रथम अध्यक्ष थे कौन थे? प्रथम अध्यक्ष, जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? रॉस बारकर थे। कौन थे प्रथम अध्यक्ष इसके? रॉस बारकर थे। दूसरे फिर इसके बाद जब हम क्या होते स्वतंत्रता के समय, किसके समय? स्वतंत्रता के समय प्रथम अध्यक्ष कौन रहे इसके? रॉस बारकर रहे। 1926 से 1932 के बीच ये 1932 में सॉरी हाँ 1926 से 1932 के बीच में रॉस बारकर इसके अध्यक्ष रहे। तो स्वतंत्रता के समय है हमारे एच के कृपलानी रहे, इसके अध्यक्ष रहे। एच के कृपलानी रहे जो 1947 से 1949 तक रहे। तब से 1947 से 1949 के समय किसके अध्यक्ष कौन रहे? एच के कृपलानी रहे। फिर इसके बाद आपके जब भारत आजादी के समय, स्वतंत्रता के बाद संविधान लागू होने के समय, जब संविधान लागू होता है, संविधान लागू होने के समय कौन रहते हैं इसके अध्यक्ष? आर एन बनर्जी रहते हैं। कौन रहते हैं? आर एन बनर्जी। आर एन बनर्जी जो रहते हैं वो 1949 से 1949 से 1955 तक इसके अध्यक्ष रहते हैं। ठीक है। इसकी जो पहली महिला अध्यक्ष रही हैं वो कौन रही है? पहली महिला अध्यक्ष। पहली महिला अध्यक्ष के बारे में देख लेते हैं हम। पहली महिला जो अध्यक्ष रही हैं वो कौन रही हैं? रोज मिलियन मैथ्यू। आर एम मैथ्यू, उनको रोज मिलियन मैथ्यू कहा जाता है। ये 1992 से 1996 के बीच में इसकी अध्यक्ष रही हैं। वर्तमान में कौन इसका अध्यक्ष है? वर्तमान में मनोज सोनी इसके अध्यक्ष हैं। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? मनोज सोनी अध्यक्ष हैं। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? मनोज सोनी वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। इसके बाद में हम समझते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग जो रहती है ये अखिल भारतीय सेवाएं कहलाती है। कैसी सेवाएं कहलाती हैं? अखिल भारतीय सेवाएं कहती हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 किसके तहत? अनुच्छेद 312 के तहत। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है भैया? अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 के तहत ये प्रावधान किया गया है कि राज्यसभा, क्या कौन सी सभा? राज्यसभा। राज्यसभा क्या करती है? अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करती है। किसका सेवा करती है? अखिल भारतीय सेवाओं का। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के संबंध में, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के संबंध में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 में प्रावधान है। और राज्यसभा क्या करती है? संसद से अनुशंसा करती है कि अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जाए। भारत में अखिल भारतीय सेवाओं के रूप में 3 सेवाओं को जाना जाता है, मुख्यतः IAS, IPS और IFS। इन तीन सेवाओं के लिए क्या किया जाता है? हमारे यहाँ पे अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत काम किया जाता है। अनुच्छेद 312 के तहत इनका गठन किया गया था। IAS भारतीय प्रशासनिक सेवा कहलाता है। क्या कहलाता है? भारतीय प्रशासनिक सेवा। भारतीय प्रशासनिक सेवा के जो अधिकारी होते हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा, इसका गठन जो किया गया था वो 1950 में किया गया था। और इसके तहत जिन अधिकारियों की नियुक्ति होती है, जिनकी ट्रेनिंग होती है, वो कहाँ पे होती है? मसूरी में होती है। इसको आप लबासना कह पढ़ते हो। लबासना वही है लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक सेवा, जहाँ पे प्रशासनिक सेवा अकादमी जो है वो कहाँ पे है? मसूरी में है। कहाँ पे है? ये मसूरी में है। इसको क्या कहा जाता है? लबासना कहा जाता है। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी। ये कहाँ पे है? मसूरी में है। मसूरी कहाँ पे है? आपका उत्तराखंड में है। ठीक है। IPS भारतीय पुलिस सेवा कहलाती है। क्या कहलाती है? भारतीय पुलिस सेवा। भारतीय पुलिस सेवा के अंतर्गत ये 1948 से इसकी शुरुआत हुई थी। भारतीय पुलिस सेवा ये शुरुआत कब से हुई? 1948 में हुई। इसकी ट्रेनिंग कहाँ होती है? हैदराबाद में होती है। कहाँ होती है? हैदराबाद में होती है। और जिसके अधिकारी जो होते हैं इनकी नियुक्ति होती है और जिनके चयन होता है, इनकी ट्रेनिंग कराई जाती है। प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे था? हैदराबाद में 1948 में किया गया था। और उसका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय पुलिस सेवा। क्या है? भारतीय पुलिस अकादमी। सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्या? सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय पुलिस सेवा। भारतीय पुलिस सेवा के तहत काफी 1948 में इसकी स्थापना करी गई थी। यहाँ पे इसकी ट्रेनिंग कराई जाती है। फिर आ जाता है 1966 का समय। कब का समय आता है? 1966 में भारतीय वन सेवा का गठन किया जाता है। किसका किया जाता है? भारतीय
वन सेवा का गठन किया जाता है। 1966 में भारतीय वन सेवा का गठन किया जाता है। इसका जो ट्रेनिंग सेंटर है, प्रशिक्षण केंद्र है, वो कहाँ पे है आपका? देहरादून में। कहाँ पे है? देहरादून में। इसको कहा जाता है इंदिरा गांधी, क्या कहा जाता है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन सेवा। कौन सी सेवा? राष्ट्रीय वन सेवा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन सेवा, इसकी स्थापना 1966 में की गई थी। देखिए क्या हुआ, 1963 में संसद के द्वारा एक विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। संसद में एक विधेयक आता है, उस विधेयक के तहत अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में प्रावधान रहता है। उनमें से एक भारतीय वन सेवा को शामिल कर लिया जाता है। 1963 में विधेयक आता है और 1966 में, कब? 1966 में इसको भारतीय वन सेवा को अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत शामिल कर लिया जाता है। इसी की तरह की एक और सेवाएं आती हैं जिनको केंद्रीय सेवाएं कहते हैं। ये केंद्रीय सेवाएं जो रहती हैं वो 4 भागों में बटी हैं, ABCD के रूप में बटी हैं। इसके अंतर्गत अलग अलग संस्थाएं की स्थापना, जैसे भारतीय स्वास्थ्य सेवा हो गई, भारतीय राजस्व सेवा हो गई, भारतीय विदेश सेवा हो गई। ये सारी सेवाएं केंद्रीय सेवाओं के अंतर्गत आती हैं। तो ये सेवाएं 2 प्रकार की होती हैं, एक अखिल भारतीय सेवा और एक केंद्रीय सेवा होती है। ठीक है। आप 21 अप्रैल की तारीख, कौन सी तारीख भैया? 21 अप्रैल की तारीख, 21 अप्रैल को भारत में सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को भारतीय सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये सारे प्रावधान जो भी थे वो संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित थे। दोस्तों, आज हमने संघ लोक सेवा आयोग के बारे में जाना कि संघ लोक सेवा आयोग का गठन कैसे होता है, इसकी नियुक्ति कैसे होती है, इसमें कौन सी सेवाएं आती हैं, वो सेवाओं के बारे में हमने चर्चा करी, संवैधानिक प्रावधानों के बारे में चर्चा करी और इसके ऐतिहासिक घटनाक्रम के बारे में चर्चा करी। इसी प्रकार से अन्य वीडियो के लिए देखने के लिए आप प्रवीण GS वर्ल्ड को देखते रहिए और हमसे जुड़े रहिए। इसके आधार अन्य आयोगों को लेके आएंगे और ये आयोगों की श्रृंखला इसी तरीके से चलती रहेगी। इसी तरीके से हम वही पढ़ाते रहेंगे जो आपके पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। तो आप प्रवीण GS वर्ल्ड को से लगातार जुड़े रहें। धन्यवाद आप सभी का।